अच्छा जी, सॉरी इंटरनेट हो गया था। अब मेरी आवाज़ आ रही है आप दोनों को? यस मैम। ठीक है, सही है, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा जी, तो अच्छा अपनी मैसेज में अपने अटेंडेंस दोबारा से मार्क करो दोनों। ओके। अच्छा जी, लेट्स कंटिन्यू। हम ये बात कर रहे थे कि आपके, अच्छा मुझे एक बात याद है, उससे पहले एक बात बताओ, आप दोनों की लेट रजिस्ट्रेशन है? लेट रजिस्ट्रेशन केस है दोनों का, क्योंकि मंडे वाली क्लास आप दोनों ने ज्वाइन नहीं की है। यस मैम, दोनों का लेट। अच्छा ठीक है, तो मैं आप लोगों की डेट्स निकलवाऊंगी, रजिस्ट्रेशन डेट। अगर तो वो मंडे से पहले की हुई ठीक है, तो आपकी मंडे वाली क्लास की एब्सेंट मार्क होगी, और अगर वो मंडे की बात की हुई तो आपकी प्रेजेंट मार्क होगी। ठीक है, तो मैं वो डेट निकलवा के फिर आपकी अटेंडेंस मंडे वाली क्लास की मार्क कर दूँगी। ठीक है। अच्छा जी, अभी हम डिस्कस कर रहे थे न्यूमेरिकल, इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था कि किस तरह से यूनिट कन्वर्जन करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इसमें कोई इशू नहीं होगा, अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लेना मुझसे। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज गिवन एज 98.6 Fahrenheit. Determine the equivalent Celsius and Kelvin scale temperature. ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपके पास जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, वो कह रहे हैं आप हमें इसमें इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस और केल्विन में आप इसका आंसर बताएं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें फिर अगेन इसका यूनिट कन्वर्जन फॉर्मूला देखेंगे कि फ़ारेनहाइट में सेल्सियस से कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होता है, और फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होता है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आप पहले पढ़ चुके आए हो तो इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, जब हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, F-32 डिवाइडेड बाय 1.8, और जब इसमें फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट करना है पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, F-32 डिवाइड बाई 1.8 प्लस 273.12। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेल्सियस और केल्विन में फ़ारेनहाइट की वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हमने सेल्सियस में कन्वर्ट किया F-32, F की जगह हमने रखा 98.7, 98.7 माइनस 32 डिवाइड बाई 1.8, तो आंसर आपके पास क्या बना, 37 डिग्री सेल्सियस। और आपके पास केल्विन में क्या बना, आपके पास F-32 डिवाइड बाई 1.8 प्लस 273.15, तो ये क्या बना, 310.15 केल्विन। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो यूनिट्स को आपने देखा कि किस तरीके से हमने फ़ारेनहाइट की वैल्यू को और सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट किया। इसी तरह हमें हर यूनिट को, हर प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। जैसे इससे पहले हमने वेबर को, मैक्सवेल को वेबर में कन्वर्ट किया, इंचेस को मीटर्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास वेबर है, मैक्सवेल नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास मीटर है, इंचेस नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कन्वर्जन्स करनी पड़ती हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बताओ, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करूँ। समझ में आई यहाँ तक बातें दोनों को, उमैर और सईद? उमैर एंड सईद, आपको समझ में आए? ओके, सही है। अच्छा जी, अब हम कंटिन्यू करते हैं। ये चैप्टर हमारा, इसमें इस चैप्टर में आपके पास यही मेन टॉपिक्स थे। इसके बाद डायमेंशंस का टॉपिक पढ़ाया गया। डायमेंशन का टॉपिक वैसे ये अगर आप लोगों ने एलसीएस पढ़ ली है, ठीक है, तो एलसीएस पढ़ के आए हो दोनों? मेरा ख्याल से तो पढ़ चुके हो तुम लोग एलसीएस। आप दोनों एलसीएस पढ़ के आए हुए हैं ना? मेरे ख्याल से तो पढ़ के आए हुए हैं आप लोगों के सेमेस्टर्स का, मुझे अंदाज़ा है। एलसीएस में आपने देखा होगा कि हम डायमेंशंस पढ़ते थे। एलटीआई सिस्टम जिसको हम कहते हैं, लेंथ को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता था, और जो है वो वेट को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता था, टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता था। तो इस तरीके से हम वहाँ पे जो है वो एलटीआई सिस्टम्स पढ़ते थे। ठीक है, डायमेंशंस उसमें इस तरीके से मेजर होती। हाँ जानी।
हाँ जी, सॉरी बेटा मेरा इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा है। अच्छा, आपने अच्छे से समर में इंक्लूड करवाई, ठीक है, खैर सही है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ भाई। ये डायमेंशंस जो होती हैं कि जहाँ जहाँ हम डायमेंशन सिस्टम्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आपके पास डेरिवेशंस वगैरह में यूज़ होती हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ आपके पास लेंथ की बात हो रही होती है, लेंथ को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। मास को आपके पास कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेट या मास को। टाइम को आपके पास टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास में करंट को जो है वो आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको जो है वो और फिर इसी स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए मज़ीद यूनिट्स ड्राइव किए जाते हैं। जैसे एरिया का फॉर्मूला होता है क्या कहते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर एम से रिप्रेजेंट होता है, एल से रिप्रेजेंट होता है, तो ये इसका डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर, एज यू कैन सी हियर। एरिया के लिए बता रही हूँ, ठीक है। वॉल्यूम का क्या होता है, एम क्यूब, तो ये क्या हो गया, एल क्यूब, ठीक है। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, तो एल आ गया। सेकेंड को रिप्रेजेंट करते हैं टाइम से, तो टी आ गया। और ये क्या बन गया, एल अपॉन टी। और एल अपॉन टी में से टी को ऊपर जाओ तो टी क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है। तो एल टी आई इन्वर्स हो जाता है, किसकी डायमेंशन, एल टी आई इन्वर्स हो जाती है वेलोसिटी की डायमेंशन, ठीक है। इसी तरह से एक्सीलरेशन, फोर्स वगैरह वगैरह सबकी डायमेंशन ड्राइव की गई हैं, ठीक है। तो ये डेरिवेशंस वगैरह में यूज़ होती हैं, ठीक है। ये देखो आप इस तरीके से यहाँ पे शो भी किया हुआ है कि वेलोसिटी की क्या होती है, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एल से। टी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल टी से। ये टी ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल टी आई इनवर्स, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी का क्या ड्राइव किया था हमने, एल टी आई इनवर्स, ठीक है। और टाइम के लिए एक और टी आ गया, ये भी ऊपर चले जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एल टी आई एल टी एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू बन जाएगा, ठीक है। एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपके पास देखो फोर्स, वर्क, इन सब की डायमेंशन जो है वो ड्राइव की गई है, ठीक है। इट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट, तो मैं इसमें इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करूँगी, ठीक है। तो अगर मज़ीद एलसीएस में पढ़ोगे तो इसका यूज़ समझ में आ जाएगा कि ये डायमेंशंस यूज़ बेसिकली होती क्या है। चाहिए मास सिस्टम, मास स्प्रिंग सिस्टम्स आप पढ़ते हो, ठीक है, उसमें ये यूज़ की जाती हैं फॉर डेरिवेशंस, ठीक है। अच्छा जी, ये इस चैप्टर में आपके पास यही टॉपिक्स थे, ठीक है। हम इसके बाद जो है वो देखो इसमें कुछ इसके बाद टॉपिक्स नहीं बचे। चैप्टर आपका ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज मेजरमेंट्स एरर, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक बुक में मौजूद है, ठीक है। मैं ये बुक शेयर आपके साथ करूँगी, तो मैंने ये बीच बीच में हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। तो आप जो है वो ये बुक से भी चाहो तो पढ़ सकते हो उसको अपनी उसके लिए, अपनी नॉलेज के लिए। लेकिन मैं ये टॉपिक आपको फ़िलहाल बुक से नहीं पढ़ा रही, ठीक है। वही बातें हैं लेकिन मैंने बुक में ज़रा स्कैटर करके दी हुई हैं, तो मैं एक जगह समराइज़ करके मैंने आपको इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू इसको समझा देती हूँ, ठीक है। चलिए हम इसको देते हैं, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एरर, ठीक है। जब भी हम मेजरमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं हम कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ज़ाहिर है मेजरमेंट्स में बहुत बड़ा किरदार होता है किस चीज़ का, एरर का, ठीक है। जहाँ भी मेजरमेंट्स की जा रही है वहाँ पे मुख्तलिफ तरह के एरर जो है वो पॉसिबल होते हैं कि हाँ भाई आपके पास मुख्तलिफ तरह के एरर्स आप फेस कर सकते हो किसी भी सिस्टम में। जब आप वहाँ पे कोई भी चीज़, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी जो है वो चीज़ आप उसको मेजर कर रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, अब एरर कितने क्या क्या तरीके हो सकते हैं एरर्स के, मतलब एरर्स की क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, कितने तरह के एरर्स हो सकते हैं, ठीक है। और एरर की क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ एरर देख लेते हैं। एरर की से जो सब टाइप्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स हैं, ठीक है। पहली क्या है आपके पास ग्रॉस एरर, ठीक है। दूसरी क्या है आपके पास सिस्टमैटिक एरर, और थर्ड आपके पास है रैंडम एरर, ठीक है। ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर, ठीक है। फिर सिस्टमैटिक एरर की आपके पास 3 टाइप्स हैं, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है। सबसे पहले क्या है, 3 टाइप्स एरर की है, दैट इज ग्रॉस, सिस्टमैटिक एंड रैंडम। फिर सिस्टमैटिक की 3 सब टाइप्स हैं, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल,
इन्वायरमेंटल एंड ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, अब हम वन बाय वन इन सारे एरर्स को देखते हैं कि ये होते क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस एरर्स की। ठीक है, ग्रॉस एरर्स क्या होते हैं? ग्रॉस एरर्स जो होते हैं जो ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से आते हैं। ठीक है, जैसे भाई हम कोई मेजरमेंट कर रहे थे और हमने रीडिंग गलत देख ली, हमने एक जगह पे आपके पास कहीं लिखी हुई थी टेम्परेचर की रीडिंग 31.5। ठीक है, हमने उसे 21.5 पढ़ा और हमें पढ़ने में हमारी उसको रीडिंग नोट करने में गलती हो गई, हमने 31.5 की जगह पे 21.5 लिख दिया। ठीक है, तो हम यूजुअली ऐसी गलतियां ह्यूमन से हो जाती हैं। ठीक है, तो इन सारी जगहों इन सारी किस्म के एरर्स को जो आपके पास मेजर करने में आए इंसानों की गलती की वजह से, कि इंसान उसे सही देख ना पाए, ठीक है, सही मेजर ना कर पाए, तो इन इन टाइप्स ऑफ एरर्स को जो है वो क्या कहते हैं? ग्रॉस एरर्स कहते हैं। ठीक है, इन टाइप्स ऑफ एरर को क्या कहते हैं? ग्रॉस एरर, जो ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से आ रहे होते हैं। ठीक है, फिर आपके पास दूसरी कैटेगरी है, दैट इज सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर के आपके पास मजीद 3 सब टाइप्स है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, तो वन इसको भी देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर की, कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इंस्ट्रूमेंटल एरर की भी के जो है वो 3 मेन रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन एरर आ सकता है। ठीक है, पहला क्या है? इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आपके पास जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, उसमें कोई उसके मैकेनिकल स्ट्रक्चर में मतलब उसके इंस्ट्रूमेंट की फॉर सपोज मैं ये कहूँ कि भाई हमने वोल्ट मीटर लिया, ठीक है, और वोल्ट मीटर हम पढ़ रहे थे लेकिन उसकी एलसीडी में जो है वो नंबर्स ब्लर आ रहे थे। ठीक है, तो उस ब्लर आने की वजह से हमें वोल्टेज की रीडिंग सही नज़र नहीं आई, और जो जो वो 9 था वो 8 हमें दिखा, जो नंबर 9 था वो हमें 8 दिखा। ठीक है, तो इस तरह के जो एरर आते हैं वो देखा है कभी? अगर जैसे उसकी एलसीडी वगैरह की बैटरी लो होने लगे, ठीक है, आपके पास वोल्ट मीटर वगैरह के, तो नंबर्स मिटे मिटे आने लगते हैं। ठीक है, तो हमारी वैल्यू थी समझो 9.8 और हमने पढ़ लिया उसे 8.8, तो ज़ाहिर है वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो बेसिकली इन टाइप्स ऑफ एरर को क्या कहा जाता है? ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये इंस्ट्रूमेंटल एरर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइप क्या है कि मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मकसद क्या है कि हमने इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से यूज नहीं किया और उसको जो है हमें उसे रीडिंग सही से लेना नहीं आई, और हमने क्या किया, उसे यूज करने से पहले जब भी हम मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे होते हैं, तो हमारा सबसे पहले प्रोसीजर क्या होता है, क्राइटेरिया क्या है कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि हम जो है वो जब ऑसिलोस्कोप्स यूज़ करते थे तो हम ऑसिलोस्कोप को पहले कैलिब्रेट करते थे, फिर हम उसकी वैल्यूज उससे जो है वो ग्राफ्स को मेजर करते थे। ठीक है, तो ये जो कैलिब्रेशन है, अगर आपने ये कैलिब्रेशन ही सही नहीं की हुई या नहीं की हुई, तो इस वजह से भी आपके सिस्टम में एरर आ सकता है, जिसको इंस्ट्रूमेंटल एरर की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। ठीक है, थर्ड इसकी कैटेगरी क्या है? थर्ड कैटेगरी आपकी लोडिंग इफेक्ट। आपके सिस्टम में जो है लोड लगाने की वजह से आपके पास एरर आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको लोडिंग इफेक्ट कहा जाता है। इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका ये एग्जाम्पल है कि आपने कभी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस के साथ वोल्ट मीटर लगा दो तो वो सही वैल्यू नहीं देती। ठीक है, या वैल्यू बहुत फ्लक्चुएट कर रही होती है, आपकी एक्चुअल वैल्यू नहीं आ रही होती। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 कैटेगरीज हैं किसकी? इंस्ट्रूमेंटल एरर की, दैट इज इनहेरेंट शॉर्टकमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सही है, मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट और लोडिंग इफेक्ट। इनहेरेंट शॉर्टकमिंग क्या है कि उसके आपने उसके मैकेनिकल स्ट्रक्चर में कोई मसला है कि उसको वो सही बनी है, अंदर उसके मैकेनिकल स्ट्रक्चर में कोई मसला आ गया, कोई नट लूज हो गया, कोई वायर में मसला आ गया। ठीक है, मिसयूज इंस्ट्रूमेंट क्या है कि हमने उसे प्रॉपर्ली पहले कैलिब्रेट नहीं किया, फिर हमने यूज नहीं किया, तो ज़ाहिर है उसमें जो भी ऑफसेट हो रहा होगा वो ऐड हो रहा होगा। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी क्या है? लोडिंग इफेक्ट है। लोडिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि हमने लोड जब लगाया तो उसकी वजह से सिस्टम में क्या चेंजेस आए,
रीडिंग में, ठीक है। जैसे आप देखते हो, आपने घरों में जब आप मोटर स्टार्ट करते हो तो एकदम से पूरे घर की जो वो लाइट होती है वो आपकी एकदम से एक सॉरी बेटा, मेरे घर में लाइट नहीं है और मैं डेटा से आपको पढ़ा रही हूँ, जिस वजह से वो बार बार जो है वो नेट मसला कर रहा है, ठीक है। ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, बट है लेट्स कंटिन्यू। अब आ रही है आवाज़ आप दोनों को? आवाज़ नहीं आया करे तो मुझे बोल दिया करो बेटा, मुझे पता नहीं चलता ना। तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं, खैर मैं ज्वाइन कर लेगा। ओके उसके बाद आपके पास ये 3 रीजंस थे इंस्ट्रूमेंटल एरर के, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है? नेक्स्ट इज, नेक्स्ट हो जाओ। ओके, नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल एरर, ठीक है। इन्वायरमेंटल एरर क्या होते हैं कि भाई आपके पास आपके सिस्टम में जो उसके सराउंडिंग का एनवायरनमेंट होता है उसकी वजह से अगर कोई एरर आ रहा है, फॉर सपोज कोई प्लांट है, ठीक है, जिसका जो है वो टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपके पास उस प्लांट के बाहर जो है, क्योंकि आपके पास सराउंडिंग का टेम्परेचर भी उसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। लेट से किसी वो है, कोई प्लांट है जिसमें आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, आपका जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है, ठीक है। एकदम से सराउंडिंग में इन्वायरमेंट में आपके पास बारिश होने लगती है, ठीक है। होगा क्या, आपके पास जो भी आपका टैंक है जिसका टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, उस बारिश की वजह से वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर मौसम में इन्वायरमेंट में आपके ठंडक आने लगेगी, वो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज दोबारा से करना पड़ेगा, होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह के एरर्स को, कि आपके पास इन्वायरमेंट में किसी तरह की तब्दीली की वजह से आपके पास प्रेशर, टेम्परेचर या फ्लूइड में कोई एरर आ रहा हो, तो उसको इन्वायरमेंटल एरर कहते हैं। तो उसके इर्द गिर्द जहाँ वो सिस्टम लगा हुआ है उसके इर्द गिर्द कोई जो है वो ऐसी कंडीशन ना हो जो कि आपके पास एरर का बाइस बने, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशनल एरर। थर्ड काइंड क्या थी? आपके पास थर्ड काइंड थी ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल एरर क्या होते हैं कि भाई आपने जो है वो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसका पॉइंटर जो है वो सही काम नहीं कर रहा। आपने वो वाले इंस्ट्रूमेंट देखे ना, निडल वाले, जैसे कार्स में होते हैं, आप स्पीड देख रहे हो तो निडल इंस्ट्रूमेंट के चाहिए। तो आपके पास निडल इंस्ट्रूमेंट है, फॉर सपोज हमने वोल्टेज मेजर करी हूँ मैं निडल इंस्ट्रूमेंट से, मेरे पास वोल्टेज की वैल्यू आ रही है 2.6, ठीक है। लेकिन मुझे सही नज़र नहीं आ रहा है या मेरी निडल सही काम नहीं कर रही है, वो पुरानी होने की वजह से थोड़ी ख़राब हुई है, तो वो 2.6 पे रुकने के बजाय वो 2.4 पे ही रुक जाती है, ठीक है। या वो कुछ इस तरीके से अटक जाती है कि मुझे फिर नज़र सही वैल्यू नहीं आती। तो इस तरीके से जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग में जो इशू आ रहा हो उसकी मैकेनिकल उसकी किसी भी रीज़न से, चाहे उसकी जो है वो निडल में मसला हो या क्या हो, तो इस तरह के एरर को ऑब्जर्वेशनल एरर कहते हैं। कि भाई वो थी 2.4 और 2.5 के बीच में, तो मुझे लगा वो 2.5 है तो मैंने 2.5 लिख दिया। दूसरा बंदा देख रहा था, उसको लगा नहीं ये 2.4 है तो उसने 2.4 लिख दिया। ज़्यादा दोनों की वैल्यूज में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, इसका मतलब किसी एक की वैल्यू में एरर मौजूद है। दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल एरर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड काइंड थी दैट वाज रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होते हैं कि आपके पास किसी अनएक्सपेक्टेड उसकी वजह से आपको पता नहीं चला कि भाई किसी भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ की वजह से, सराउंडिंग की वजह से आपके पास सिस्टम में एरर आ गया, ठीक है। एकदम से आपके पास सिस्टम में चेंज आया और वैल्यू जो है वो बढ़ गई, ठीक है। इसका क्या हो सकता है? इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे हमारे पास सिस्टम में नॉइज आ रही होती है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, हमारी मेरी आवाज़ स्मूथली आ रही है, ठीक है। एकदम से क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि मेरा नेट अटक गया या कुछ हुआ, तो एकदम से इसमें आप मेरी आवाज़ क्या होगी, ख़राब आने लगेगी, आपको समझ नहीं आएगी, घर 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 आवाज़ आने लगेगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये कि मेरे सिस्टम में मसला नहीं था, बट सराउंडिंग की वजह से मेरे सिस्टम में एरर जनरेट हो गया, मुझे साफ आवाज़ नहीं, मुझे जो है वो
नॉइजी जो है वो आपको जो है मेरी साफ आवाज़ नहीं है, आपको मेरी नॉइजी वॉइस आई। तो इस तरह के चेंज को जो एकदम से सिस्टम की में दाखिल हो जाए और इसकी वजह से आपके पास आउटपुट में थोड़ी चेंजिंग आ जाए, तो इस तरह के एरर्स को रैंडम एरर्स कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक बात? उमेर और मीर सईद, यहाँ तक बात समझ में आई? देखो मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन करती हूँ, मैं बीच बीच में नाम लेती रहूँगी जिससे मुझे पता चलेगा कि आप जाग रहे हैं या खाली कनेक्ट करके सो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे रिप्लाई किया करो ताकि मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आए, मुझे ऐसा ना लगे कि मैं दीवार के सामने बैठी हुई बस पढ़ा रही हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, तो एक सेशन हमेशा मैं इंटरेक्टिव देती हूँ, बीच बीच में से मैं आपके नाम भी लूँगी, आपको उससे सवाल भी करूँगी। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, उमैर वेयर आर यू? ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट इज इसके बाद अगला रैंडम एरर्स के बाद क्या है आपके पास? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं? आसान ओके, आखिर की दो चीज़ें बची हैं, बस हम जल्दी जल्दी से इसको देख लेते हैं, नेट बहुत मसला कर रहा है। ठीक है, अच्छा एब्सोल्यूट एरर्स क्या होते हैं? एब्सोल्यूट एरर ये होते हैं जो आपके पास एक्चुअल एरर में और मेजर्ड वैल्यू में एक्चुअली एक्चुअल वैल्यू में और मेजर वैल्यू में जो डिफरेंस होता है। इस तरह से इसकी एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हो, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। किस तरीके से हमारे पास कुछ रजिस्टर की वैल्यू, फॉर सपोज हमारे पास लिखी हुई है कि आपके पास इस रजिस्टर की वैल्यू है 500 ओम। ठीक है, और उसके साथ अक्सर आपने देखा होता है कि लिखा होता है आगे प्लस माइनस 50 ओम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास रजिस्टर की वैल्यू क्या हो सकती है? 500 एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन 500 से 50 ऊपर भी हो सकती है। प्लस माइनस 50 ओम का मतलब क्या है? 50 ऊपर भी हो सकती है और 50 नीचे भी हो सकती है। मतलब इसकी वैल्यू किस क्या हो सकती है? 550 भी, 550 भी हो सकती है और 450 भी हो सकती है। एक्चुअल वैल्यू क्या थी? 500 थी, उसमें से प्लस 550 भी हो सकता है, तो प्लस 50 होगा तो क्या बन जाएगा? 550, और माइनस 50 होगा तो क्या बन जाएगा? 450। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास इसमें कितना एब्सोल्यूट एरर कितना है? 50 का एब्सोल्यूट एरर है। 500 एक्चुअल वैल्यू थी और प्लस माइनस 50 ओम जो लिखा होता है, दैट इज बेसिकली व्हाट? दैट इज अ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ क्या होती है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर भी आपने देखा होता है कि आपके पास फॉर सपोज 500 का ओम का रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, उसके साथ लिखा होता है प्लस माइनस 1%। ठीक है, तो वो क्या होता है? परसेंटेज की फॉर्म में दिया होता है। जैसे आपने देखा है जिसको हम टॉलरेंस भी कहते हैं। ठीक है, रजिस्टर में आपने हमेशा देखा है ना कि रजिस्टर की वैल्यू लिखी हुई होती है, उसके साथ में उसकी टॉलरेंस लिखी होती है कि भाई इसमें प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 5%, या आप जो कलर बैंड के हिसाब से देख रहे होते हैं वैल्यूज, तो हम कहते हैं कि भाई अगर गोल्डन उसके बैंड गोल्डन बैंड बना हुआ है तो उसमें 5% टॉलरेंस है, मतलब प्लस माइनस 5% एरर है। या अगर सिल्वर वो बना हुआ है तो हम कहते हैं भाई 10% एरर है, प्लस माइनस 10% इसमें वैल्यू में चेंज आ सकती है। तो ये जो परसेंटेज के फॉर्म में गिवन होती है साथ में, इसको कहा जाता है रिलेटिव एरर। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक की कहानी? उमैर और मीर से ही बेटा आपको? मैम उमैर, ये किसने जवाब दिया? मुझे मुझे पता नहीं चला। मीर सईद ने जवाब दिया मेरे ख्याल से। उमैर बेटा समझ में आई? यस मैम। ठीक है, सारे एरर्स समझ में आ गए। ये सारी बातें जो मैंने एक्सप्लेन की ये सब इसी स्लाइड में लिखी हुई हैं, बस मैंने आपको रीड कर करके नहीं बताई, मैंने अपने अल्फाज में आपको समझा दी। ठीक है, ये स्लाइड मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, आप इसको एक दफ़ा देख लेना। कोई सवाल है नहीं है? होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसको स्लाइड को पूरी एक दफ़ा खुद से देख लेना। मैंने ज़्यादा ये सारी चीज़ें अपने अल्फाज में आपको समझा दी हैं, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन इस स्लाइड में मौजूद है, तो आप उसको पढ़ना, खुद से एक दफ़ा गो थ्रू करना, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। ठीक है, अच्छा जी, आपके पास आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ये चैप्टर 2 के टॉपिक्स के बुक में भी मज़ीद ये चैप्टर में मौजूद है। ठीक है, ये देख लो, मैंने कुछ टॉपिक्स हाईलाइट भी किए हुए हैं बुक में, आप चाहो तो इसको बुक से पढ़ लेना। ठीक है,
आपको समझ में आ जाएंगी ये चीज़ें कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में, मंडे की क्लास में मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे। नया टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगी मंडे की क्लास में, सही है। और आई एम सॉरी बार बार इंटरनेट की वजह से कॉल कट रही थी, लेकिन आई एम हेल्पलेस, तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती। ये रिकॉर्डिंग, मैं लेक्चर की रिकॉर्डिंग शेयर भी कर दूँगी आपके साथ, कुछ मिस हो गया हो तो आप उसे दोबारा पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई मसले मसाइल? कोई मसला? इफ़ नहीं है तो फिर हम इंशाल्लाह क्लास को अभी वाइंड अप करते हैं। मंडे की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मुझे पढ़ाना है, मैं मंडे की क्लास में ही कंटिन्यू करूँगी। अभी बहुत नेट फ्लक्चुएट हो रहा है, सही है। ओके मैम। चलो अल्लाह हाफ़िज़। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़।